नमस्कार। आचार्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज का ये जो स्पेशल लेक्चर है, इस पे हम बात करेंगे बायोलॉजी के पाठ्यक्रम के बारे में। मतलब ये है कि आपको बायोलॉजी पढ़ने से पहले, जो कक्षा 11वीं की बायोलॉजी हम इसमें पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है और किस प्रकार से हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे। तो जिससे आपको ये रहेगा, आप रिसोर्स हो जाएंगे कि आपका सिलेबस समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, तो ये है आपकी बायोलॉजी सीरीज़। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यह है आचार्य का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पोर्टल, जिसके माध्यम से हम निःशुल्क शिक्षा पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक, तो बात करते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। तो पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको समझने के लिए ये है कि इसमें 5 इकाइयों के बारे में पढ़ना है। ठीक, जो 5 इकाई हैं, इसी के अंतर्गत पूरा सिलेबस को विभाजित किया गया है। जैसे पहली इकाई है सजीव जगत की विविधता, दूसरी इकाई है जंतुओं और पौधों का संरचनात्मक संगठन, तीसरी इकाई है कोशिका संरचना एवं कार्य, चौथी इकाई है पादप कार्यकी और 5वीं इकाई है मानव कार्यकी। वो एक ही चीज़ है दोनों, तो 5वीं इकाई ये है। तो इन 5 इकाइयों पे ही आधारित है हमारा कक्षा 11 का जीव विज्ञान का पूरा सिलेबस पाठ्यक्रम, और इसी पाठ्यक्रम के आधार पर हमें पढ़ना है। ठीक, अब देखते हैं इकाई, जो हमारी इकाई 1 है सजीव जगत की विविधता, इसके अंदर कुछ अध्यायों में बांटा गया है। जैसे पहली इकाई में आपको मिलेंगे 4 अध्याय। तो ये 4 अध्याय पहली इकाई में है, और इसमें हम किसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, सजीव जगत के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो पहला अध्याय है ये बात करता है सजीव जगत की, और इसमें ये हम समझते हैं कि सजीव क्या है, जैव विविधता क्या होती है, वर्गीकरण की क्या आवश्यकता है, और जीवन को कैसे बांटा गया है। ठीक, इसमें हमने प्रजाति और वर्गीकरण क्रम की संकल्पना की है कि अगर कोई प्रजाति है, मान लीजिए एक प्रजाति है शेर, तो अब शेर का नामकरण करना पड़ेगा, उसके बाद उसका वर्गीकरण करना पड़ेगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो। मतलब ये है कि उसको हर जगह एक ही नाम से जाना जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ही नाम दिया जाए जो वैज्ञानिक नाम कहलाता है। तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में समझते हैं। जैसे पैंथेरा लियो, ये होता है आपका शेर का वैज्ञानिक नाम। ठीक, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में और जानकारी निकाल सकते हैं। जो आपका अध्याय 2 है वो बात करता है जैविक वर्गीकरण के बारे में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीव जगत का 5 जगत वर्गीकरण। ठीक, जिसको बोलते हैं विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसको आर.एच. विटेकर ने दिया था, जिसमें 5 जगत में पूरे सजीव जगत को बांट दिया था। जिसमें आता है आपका मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा जिसमें हम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं, कवक जिसमें हम फंगई के बारे में पढ़ते हैं, फिर जंतु और पादप। ये 5 जगत आपके इसके अंतर्गत आते हैं। अगला अध्याय है आपका पहली इकाई का, जिसमें है पौधों को हम 5 समूहों में वर्गीकरण करते हैं, जिसमें आपका शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। ठीक, तो इसमें हर किसी की विशेषता अलग अलग होती है और हर किसी का वर्गीकरण किसी आधार पर किया गया है। तो इसको समझना बहुत आवश्यक है, और ये ही आपके आगे जाके काम आएगा, और इसी को बॉटनी भी बोलते हैं। अगला है आपका जंतु जगत, जिसमें हम क्या करते हैं कि जंतुओं की प्रमुख विशेषताएं, वर्गीकरण और उनके स्तरों को समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम कॉर डाटा और अन्य जानवरों के बारे में समझते हैं। ठीक, ये था आपका पहली इकाई के 4 अध्याय। अगला आता है आपका जो इकाई 2, जिसमें हम जंतुओं और पौधों का संरचनात्मक संगठन पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, हमको ये जानना है कि जो जंतु हैं और जो पौधे हैं उनका संरचना किस प्रकार से बनती है और वो कैसे होते हैं। ठीक, तो इसमें जो पहला टॉपिक है, पहला अध्याय है आपका अध्याय 5, इसमें पढ़ते हैं हम पुष्पी पादपों की आकारिकी। मतलब कि जो पुष्प होते हैं, जो पौधों के पुष्प होते हैं, उनका आकार किस प्रकार का होता है। जैसे स्टिग्मा होता है, उसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, स्टाइल होता है, उसको वर्तिका बोलते हैं, ओवरी को अंडाशय बोलते हैं, एंथर को परागकोश बोलते हैं, फिलामेंट को पुंततु बोलते हैं, और पेटल को दल बोलते हैं, सेपल को बाह्यदल बोलते हैं, और ओव्यूल को अंड बोलते हैं, इसको अंड कोशिका भी कहते हैं। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे कि ये सब कैसे आपका बनता है। ठीक, इसके बाद आता है आपका पुष्पी पादपों की शरीर संरचना। ठीक, तो वहाँ पर हमने पुष्प के बारे में समझा यहाँ पर, और उसके
पादपों की हम क्या करेंगे, शरीर की संरचना समझेंगे। जैसे जड़ क्या होता है, तना क्या होता है, पत्ती क्या होती है, उसमें फल कैसे आते हैं, बीज की संरचना क्या होती है, कार्यकी कैसे होती है, वो कार्य कैसे करते हैं, इन सबको समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आता है आपका अध्याय इकाई 2 का अध्याय 7, जिसमें आपका जंतु का संरचनात्मक संगठन। तो जंतु के बारे में हम इसमें जानते हैं, जिसमें इसमें हमको पढ़ना है तिलचट्टा, कॉकरोच के बारे में, और विभिन्न पाचन, संचरण, श्वसन तंत्रिका और प्रजनन की आकारिकी, कार्य एवं शरीर की रचना और विज्ञान। तो ये बहुत संक्षिप्त विवरण है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बहुत छोटा सा इसका पार्ट है। तो ये आपकी 2 इकाइयाँ होगी। तीसरी इकाई आती है जो सबसे मूलभूत होता है किसी भी शरीर का, उसको बोलते हैं कोशिका, सेल। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, तो उसी के बारे में हम समझेंगे। इसको जीवन की इकाई कहते हैं। ये आपका अध्याय 8। इसमें हम देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई के रूप में कोशिका कैसे होती है। इसमें आपको होता है प्रोकैरियोटिक, जो पुराने जो सेल होते हैं उनको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, जो फिर नए सेल आने लगे उनको यूकैरियोटिक बोलते हैं। उसको देखेंगे। फिर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका झिल्ली क्या होती है, भित्ति क्या होती है, कोशिका की संरचना क्या होती है, एंडोमेम्ब्रेन की प्रणाली क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, प्लास्टिड, राइबोसोम, माइक्रोबॉडी, तंतु, सेंट्रियोल, नाभिकी, इन सब के बारे में हमको समझना है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस, इन सब के बारे में समझना है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि डीएनए आरएनए क्या होता है और डीएनए आरएनए किस प्रकार में और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं। क्वेश्चन जो भी आएगा आपका इन्हीं टॉपिक में से ही आएगा, और इन टॉपिक के हम क्वेश्चन भी साथ साथ लगाते हुए चलेंगे। आपको एक लेक्चर हमेशा क्वेश्चन पे भी मिलेगा, जिसको आप प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपके एग्जाम की भी प्रिपरेशन होती रहेगी। अगला चैप्टर आपका अध्याय 9, जिसका नाम है जैव अणु। तो सजीव कोशिकाओं के रासायनिक घटक, जैव अणु, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना और कार्य, एंजाइम प्रकार, गुण, एंजाइम क्रिया, इनके बारे में हम समझते हैं। ठीक, इसके बाद आता है आपका कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो क्रियाएं आपको समझना है। एक है आपका माइटोसिस, एक होता है आपका मियोसिस, जिसके एक को बोलते हैं समसूत्री विभाजन, दूसरे को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, और इनका महत्व। तो जैसे आप डीएनए आरएनए समझेंगे, उसके बाद आपको ये भी हम डिटेल में समझेंगे। अध्याय 10। तो ये आपकी 3 इकाइयाँ पूरी हो गई और बहुत मज़ा आने वाला है इस सबको पढ़ने में। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कैसे क्या करेंगे। ये ज़रूर है कि हमारा लेक्चर थोड़े डिले हो जा रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से हमारी फैकल्टी नहीं आ पा रही हैं, या फिर हम लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे टाइम पे, लेकिन जल्द ही हम इस पर डेली रेगुलर करने का प्रयास करेंगे और लाइव लेक्चर्स का भी इंतजाम करेंगे। अगला है आपका इकाई 4, जिसमें हम बात करते हैं पादप कार्यकी के बारे में। जैसे अभी हमने जंतु के संरचना के बारे में बात की, अब इसमें क्या करेंगे, पादप कार्य कैसे करते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो इस पर देखते हैं कि पहला 11वां अध्याय है इसमें, पादपों में परिवहन। ठीक, तो पादपों में क्या परिवहन, मतलब पादप तो चलता नहीं है, उसमें जल गैस से चलते हैं, तो उसके बारे में है। तो जाइलम फ्लोएम बोलते हैं इसको। तो जल गैस पोषक तत्वों की गतिशीलता, कोशिका से कोशिका परिवहन, विसरण, सुविधा प्राप्त विसरण, सक्रिय परिवहन, पादप जल का संबंध, जल संभवता, परासरण, ऑस्मोसिस जिसको बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, जल की लंबी दूरी तक परिवहन, अवशोषण, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, वाष्पोत्सर्जन पुल, जड़ का दबाव, ये सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन अच्छा है, मतलब टॉपिक पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है। ठीक, जिसमें हम ट्रांसलोकेशन वगैरह भी देखेंगे। तो ये था आपका पादपों में परिवहन के बारे में। अगला है आपका खनिज पोषण। तो जैसे हर पादप को, हर एक पौधे को बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ खनिज चाहिए होते हैं। तो किस प्रकार के खनिज चाहिए होते हैं, नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, किस प्रकार से नाइट्रोजन फिक्स होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जैसे जैविक नाइट्रोजन स्थितिकरण बोलते हैं। खनिज पोषण के अध्ययन की विधि के रूप में इन सब चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। अगला है आपका प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम फोटोसिंथेसिस के रूप में जानते हैं, कि पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। खुद कैसे बनाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला के ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑक्सीजन बाहर छोड़ देते हैं जो हमारे लिए काम आती है, और ग्लूकोज से ही वो अपना पालन पोषण करते हैं। तो इसमें क्या है कि स्वपोषी पोषण के साधन के रूप में प्रकाश संश्लेषण, जिसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप, मतलब वो स्वपोषी पोषण है, मतलब खुद पर ही वो आधारित है। प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है, क्या क्या उसमें क्रियाएं होती हैं, क्या क्या चक्र होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। अगला है आपका श्वसन। तो गैसों का आदान प्रदान, जैसे अभी मैंने बोला
कि वो CO2 को सोखता है और O2 को छोड़ता है, और उसमें एनर्जी भी बनती है। तो उसमें क्या है उसके बारे में हम समझते हैं अध्याय 14 श्वसन में। फिर है आपका अध्याय 15 पादप वृद्धि और विकास के बारे में। जैसे बीज अंकुरित होकर पादप की वृद्धि के चरण होते हैं, उसकी दर होती है, वृद्धि की परिस्थिति होती है, डिफरेंशिएशन होता है, ये सब डिफरेंशिएशन होता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इन वर्ड्स का क्या मतलब है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। अब ये आपकी आखिरी इकाई है, इकाई 5 जिसको बोलते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं मानव कार्यकी के बारे में, जिसको बोलते हैं एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इसको एनाटॉमी भी बोलते हैं। ठीक, तो इसमें हम क्या बात जानते हैं कि मानव के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कौन कौन से तंत्र है, कौन कौन से ऊतक हैं, कौन कौन से अंग हैं, हर अंग का कार्य क्या है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो पहला आपका अध्याय 16 जिसमें हम बात करते हैं पाचन और अवशोषण। जिसमें हम पाचन तंत्र की बात करेंगे, इसमें एलिमेंट्री नलिका क्या होती है, पाचन ग्रंथियाँ क्या होती है, पाचक एंजाइम क्या होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन की भूमिका क्या है, पेरिस्टलाइसिस क्या होता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा का पचन, अवशोषण, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मूल्य निकासन, पोषण और पाचन के विकार, ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। इसमें हम कुछ विकारों की बात करेंगे, जैसे अपचयन, कब्ज, उल्टी, पीलिया, दस्त, ये सब क्या होती हैं। फिर उसके बाद आता है आपका श्वसन तंत्र, जिसमें आपका श्वसन एवं गैसों का आदान प्रदान। तो इसमें यह है कि जो श्वसन अंग है वो आपका फेफड़े हैं, उसी से हम सांस लेते हैं और वो आपका रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में इसका मतलब रक्त के माध्यम से पूरे शरीर तक फैलता है। ठीक, इसमें हम श्वसन का आयतन क्या होता है, श्वसन संबंधित विकार, अस्थमा, एम्फीसीमा और व्यावसायिक श्वसन विकार क्या होते हैं। जैसे एम्फीसीमा है, जैसे कोई जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं तो उनको क्या होता है, सांस छोटी होने लगती है और इसी को हम एम्फीसीमा बोलते हैं, जो आगे जाके लंग कैंसर का भी रूप ले लेता है। अगला है आपका शरीर के तरल एवं संचरण है। इसमें हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, जिसमें रक्त की संरचना क्या होता है, रक्त समूह क्या है, रक्त का जमना क्या है, लिम्फ की बनावट, मानव संचरण तंत्र, मानव हृदय, रक्त नलिका की संरचना, कार्डियक चक्र, कार्डियक आउटपुट, ECG, ये सब क्या होता है। ECG से हम क्या करते हैं कि आपके हृदय की रीडिंग्स को पता करते हैं कि किस प्रकार से वो कार्य कर रहा है। इसमें जो विकार होते हैं, विकार में जैसे हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, एक होता है आपका हाई ब्लड प्रेशर, एक होता है लो ब्लड प्रेशर। फिर आपका कोरोना धमनी रोग, जैसे क्या होता है कि जो वसा होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, वो जाके जमने लगता है कहाँ, धमनियों में जमने लगता है। तो इससे क्या होता है, आपका हार्ट में ब्लॉकेज होता है, इसी को बोलते हैं आपका हार्ट अटैक आना, इसी को हार्ट फेल होना बोलते हैं। तो यहाँ पास क्या करते हैं कि एंजियोप्लास्टी होती है, बाईपास सर्जरी होती है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पास देखेंगे। और मानव कार्यकी का जो सेकेंड पार्ट है उसमें है आपका उत्सर्जन, उत्पाद एवं निष्कासन, जिसमें हम बात करते हैं आपकी यूरियोटेलिज्म के बारे में, यूरिकोटेलिज्म के बारे में, मानव उत्सर्जन तंत्र संरचना के बारे में, मूत्र का बनना कैसे होता है। तो एक तरीके से ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम गुर्दे क्या होते हैं और आपके किस प्रकार से खून को साफ़ किया जाता है, उससे जो भी नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाहर कैसे निकालते हैं, उसके बारे में। जिसमें हम कुछ विकार भी पढ़ेंगे, जैसे यूरेमिया, गुर्दों खराब हो जाना, नेफ्राइटिस, डायलिसिस, कृत्रिम गुर्दे। जैसे क्या होता है कि जिनके भी किडनी ख़राब हो जाती हैं तो उनकी किडनी ख़राब होने पर उनको डायलिसिस करवाना पड़ता है। डायलिसिस का मतलब होता है कि वो मशीन के माध्यम से वही काम होता है, जिसको बोलते हैं कृत्रिम गुर्दे, जिसके बारे में भी हम समझेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अगला है आपका चलनशीलता और गति, जिसमें हम बात करते हैं सीलियरी, फ्लेचर, मस्कुलर। मतलब ये है कि आपके जो कंकाल तंत्र है, जो मांसपेशी तंत्र है, उसके बारे में हम इसमें समझते हैं कि इसमें क्या और क्या क्या कैसे कार्य करते हैं। इसमें हम कुछ विकार की बात करते हैं, जैसे मैस्थेनिया ग्रेविस, टिटैनी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, गठिया। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि आपका हड्डियों का कमज़ोर होना, अर्थराइटिस में आपका जोड़ों में दर्द होना, गठिया गांठ बनना। फिर आता है आपका अध्याय 31 को बोलते तंत्रिका तंत्र, जिसमें क्या होता है आपका हम बात करते हैं मस्तिष्क के बारे में, जिसमें न्यूरॉन जो होता है आपका बेसिक यूनिट होता है। और मनुष्य में जो तंत्रिका तंत्र है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक, इसके बाद हम विसरण तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, इसमें किस प्रकार से आपका कार्य होता है, कौन कौन से आपके हार्मोन्स होते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पास बात की जाती है। अगला आपका रासायनिक समन्वय एवं विनियमन। इसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे रिसाव होते हैं हार्मोन्स के, और ये हार्मोन्स ही क्या करते हैं, पूरे शरीर को
शरीर को संतुलित करने का कार्य करते हैं। जैसे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, पीनियल हो गया, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, प्रजनन अंग, हार्मोन गतिविधि, तो इन सब के बारे में हमको समझना है इसी चैप्टर में। ठीक, अब जैसे कुछ विकार होते हैं, जैसे बौनापन होता है, तो बौनापन किस हार्मोन की वजह से हुआ, एक्रोमेगाली और गोइटर जो होता है वो आपका थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है। तो एक्सपोथैलेमिक गोइटर क्या होता है, डायबिटीज़ क्या होता है, एडिसन्स रोग क्या होता है, तो इन सब के बारे में हम समझते हैं इसी चैप्टर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस चैप्टर से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो नीट हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा ही गया है। इसके बाद आपके आते हैं बात करने, हाँ यहाँ पास कुछ खास, हाँ इतना ही था इसमें, रासायनिक समन्वय पे ही ये ख़त्म हो जाता है, ये वापस से रिपीट होने लग गया। इसमें थोड़ा सा और डिटेल में देखने के लिए है, ठीक है, इसको देख ले, बाद में देखते हैं फिर, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इसमें बात करने के लिए हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो हमने क्या किया है अभी तक का, आपका चैप्टर 1 हमने क्या किया है, आपका अपलोड कर दिया है। ठीक, तो चैप्टर 1 हमने अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उससे संबंधित, तो उसको आप एक बार देख लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो हमें बिल्कुल वहाँ कमेंट करके बताइए या हमें मैसेज करके बताइए, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी वीडियो में उसको और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, उसका एक नया वीडियो बनाया जाए, तो हम उसको भी करने के लिए रेडी हैं। बस आपका पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, आपकी पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, हम यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये था आपका आचार्य का यूट्यूब पोर्टल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें। धन्यवाद।